नमस्कार दोस्तों, 25 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। पहली मेजर न्यूज़, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 43 मोबाइल ऐप्स। सरकार ने 43 मोबाइल एप्लीकेशंस, चाइनीज़ एप्लीकेशंस जैसे अली सप्लायर्स, अली एक्सप्रेस, अली पे कैशियर, कैम कार्ड, डिंग टॉक, इनको नेशनल सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के नाम पे बैन कर दिया गया है। किसने बैन किया है? मीटी ने। किसके अंदर बैन किया है? सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ध्यान रखना दोस्तों, क्या करता है सेक्शन 69A? इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर दैट एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट्स एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज बी ब्लॉक्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंस ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो 69A ऑफ द आईटी एक्ट के पास ये ताकत है कि वेबसाइट और कंप्यूटर रिसोर्सेज को ब्लॉक किया जा सकता है। एक और एक्ट यहाँ पे न्यूज़ में, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 गवर्नमेंट को परमिशन देता है फोन टैपिंग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बोला कि आप फोन टैपिंग केवल पब्लिक इमरजेंसी के केस में ही कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट को जब आपको इन्वोक करना है तो पब्लिक इमरजेंसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे भी इन्वोक कर सकते हो। अभी के लिए जब इन चाइनीज ऐप को बैन किया गया है तो कौन सी पब्लिक इमरजेंसी चल रही है? कोई भी पब्लिक इमरजेंसी नहीं है, बट सेक्शन 69A को इन्वोक कर दिया गया है। तो नो पब्लिक इमरजेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 69A। हालांकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में अगर फोन टैपिंग करनी है तो पब्लिक इमरजेंसी होनी चाहिए, तभी आप फोन टैपिंग कर पाओगे। मीटी ने ये ऑर्डर इशू क्यों किया है? 43 चाइनीज ऐप को क्यों बैन किया गया है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स मिली है कहां से? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से। ये बोला जा रहा है कि ये जो ऐप्स हैं दे आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी, इन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। इससे पहले ऑलरेडी 177 चाइनीज ऐप्स ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। तो चाइनीज ऐप्स के अगेंस्ट ही हम कुछ कर पा रहे हैं, और तो वैसे भी हमारी बस की नहीं चाइना के अगेंस्ट कुछ करने की। फिर बात करें द साइक्लोन निवार इज टू मेक लैंडफॉल। देखिए, साइक्लोन निवार तमिलनाडु की तरफ आ रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी कोस्ट को ये क्रॉस करेगा 25 नवंबर की शाम को कराईकल और ममलापुरम से बीच में। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा। विंड्स जो चलेंगी वो 120 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति आवर पे चलेंगी, 145 किलोमीटर प्रति आवर तक भी पहुंच सकती हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम इसको लेके एक्टिव है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 6 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को ऑलरेडी तमिलनाडु में डिप्लॉय करके रखा गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात की जाए तो एक इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इट वाज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल रिस्पांस टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। इसको बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपेक्स बॉडी इंडिया में कौन सी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर बनाई गई है। उसी के थ्रू ही ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी बनाई गई है। ये आपको साउदर्न कोस्ट दिख रहा है और कुछ इस तरीके से साइक्लोन आता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे बात की गई लैंडफॉल। लैंडफॉल मतलब कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र के ऊपर से चढ़ता हुआ लैंड के ऊपर आता है तो इसको बोलते हैं लैंडफॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की खास बात होती है दोस्तों कि जब वो लैंड के ऊपर आता है तो उसकी इंटेंसिटी कमजोर हो जाती है। वो अलग बात है कि उसकी आई पानी के ऊपर रहे और उसका आउटस्कर्ट्स लैंड के ऊपर आ जाए तो वो पानी बरसाएगा और फ्लडिंग आ सकती है। ओके, क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो पानी की सप्लाई है वो मिलती तो समुद्र से ही है। एक बार अगर वो पानी के ऊपर से हट गया तो धीरे धीरे कमजोर होकर वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं ये जानना चाहते हैं और कोरियालिस फोर्स का क्या रोल है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में ये जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देखी जाए कि साइक्लोन निसर्ग। हालांकि साइक्लोन निसर्ग पुराना हो चुका है, बट साइक्लोन निसर्ग से ज्यादा मैंने इस वीडियो में ये बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में कोरियालिस फोर्स का क्या लेना देना है। ये वीडियो आपकी स्टैटिक ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर तीसरी न्यूज, फिलीबीट टाइगर रिजर्व रिसीव्स फर्स्ट TX2 इंटरनेशनल अवार्ड। फिलीबीट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, इसको पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला है TX2। मतलब क्या है? देखिए, टारगेट रखा गया था कि 10 साल के अंदर भाई टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा, लेकिन TX2 मतलब कि इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दिया 4 साल के अंदर। तो TX2 मतलब कि टाइगर 10-2, मतलब कि टाइगर की पॉपुलेशन को 10 साल में दुगना करना है। लेकिन 10 साल के बजाय फिलीबीट टाइगर रिजर्व ने टाइगर की पॉपुलेशन को 4 साल में दुगना कर दिया और पहला ऐसा रिजर्व बनाया 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में जिसको ये इनाम मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल टारगेट ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन, इसको कब सेट किया गया? तो 2010 में। TX2 अवार्ड के लिए कौन कौन से इसके पार्टनर्स हैं?
टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए यूएनडीपी, ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड लॉयंस शेयर। टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी है? 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं जहां पे टाइगर ओपनली घूमते हैं। अब टाइगर चूंकि एक बहुत बड़ा जानवर है, इसके ओपनली घूमने के लिए एक बड़ा इलाका चाहिए, तो मेल टाइगर के ओपन घूमने के लिए 60 से 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाहिए, फीमेल टाइगर के ओपन घूमने के लिए 20 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाहिए। साइबरनेन टाइगर सबसे ज्यादा इलाके में घूमते हैं। टाइगर रेंज कंट्री कौन सी? तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, नेपाल। इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर चौथी न्यूज क्या है दोस्तों? कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज कवर की थी कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम आता है केरला में। केरला की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के इस डिसीजन के अगेंस्ट, और सेंटर की अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया है। आज की डेट में हैंडओवर नहीं किया है, हैंडओवर करने का जो अनाउंसमेंट है वो कोरोना लॉकडाउन से पहले का है। हालांकि बाद में अदानी ग्रुप ने थोड़ा आनाकानी की, लेट हैंडलिंग ली है इस एयरपोर्ट की। स्टेट गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है सीके शशि, उन्होंने बोला है कि भाई ये जो केरला हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को अलाउ कर दिया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दे दे ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए, गलत है। ये बोला गया कि अदानी इंटरप्राइजेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट्स को मैनेज करने में। तो ये पूरा का पूरा अनाउंसमेंट ही आर्बिट्रेरी है कि आप एक प्राइवेट एंटरप्राइज को जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट को मैनेज करने का, आप उसको पूरा का पूरा एक एयरपोर्ट हैंडओवर कर दो। दिस इज बेसिकली इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ऐसा केरला की राज्य सरकार कह रही है। अब सवाल उठता है केरला की राज्य सरकार चाहती क्या है? केरला की राज्य सरकार चाहती थी कि भैया पूरा का पूरा आप एयरपोर्ट मत दीजिए कंपनी को, आप एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए। उस स्पेशल पर्पस व्हीकल में स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। जिस रेट पे अदानी ग्रुप पेमेंट कर रहा है उस रेट पे हम भी पेमेंट करेंगे। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाइए और ये जो एयरपोर्ट है वो हमारे उसके अंदर भी रहे। तो कुल मिला के चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि केरला गवर्नमेंट, देखिए अदानी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये एयरपोर्ट लीज पे लिया है, तो भाई उसके लिए अदानी ने कुछ पेमेंट करी होगी। तो अदानी ने जो पेमेंट करी थी, अगर आप स्पेशल पर्पस वेलफेयर बनाते हो, ऐसा केरला चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो हमारे पास जितना शेयर होता हम भी उतना पेमेंट करने को तैयार थे। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रख लेते, हमारे पास भी कुछ पैसा आता रहता। लेकिन आपने हमारी स्टेट गवर्नमेंट की अर्जी को कोई मैटर ही नहीं दिया। पूरा का पूरा एयरपोर्ट आपने प्राइवेट कंपनी को पकड़ा दिया, और ये जो लैंड दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। और ये लैंड हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया था और इस शर्त पे दिया था कि बाद में स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इस एयरपोर्ट का एलोकेशन हो, और आपने तो इस एयरपोर्ट को पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया। हमारी तो रिक्वेस्ट को आपने सुना ही नहीं। तो ये केरला की स्टेट गवर्नमेंट का बोलना है। केरला की जो हाई कोर्ट है उसने तो भैया अदानी के फेवर में और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन दे दिया 19 अक्टूबर को। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है कि मान लीजिए एक पेरेंट एंटिटी है, उस पेरेंट एंटिटी के नीचे एक सब एंटिटी बनाएगी और ये सब एंटिटी किसी एक प्रोजेक्ट को टेकअप करेगी। अभी इस टेकअप करने के प्रोसेस में अगर ये पेरेंट एंटिटी बैंकरप्ट हो जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल फिर भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी और अपने बिजनेस को टैकल करती रहेगी। अगर लायबिलिटीज हैं तो उनको पूरा भरेगी। मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पेरेंट कंपनी के नीचे आपने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर भैया गवर्नमेंट ऑर्डर्स, देखिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी ऑर्डर, जो भी टेंडर इशू किए जाते हैं, तो 200 करोड़ तक के अगर टेंडर है, देखिए गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। 200 करोड़ तक का टेंडर गवर्नमेंट कोई अपनी रिक्वायरमेंट के लिए निकालती है तो भैया वो ग्लोबल टेंडर्स होने से पहले उनको डोमेस्टिक टेंडर होना पड़ेगा। ग्लोबल टेंडर फाइल करना अब मुश्किल कर रही है हमारी सरकार, और इसके लिए हमारी सरकार ने जो ग्लोबल जनरल फाइनेंशियल रूल्स है इनको अमेंड कर दिया है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स वर अमेंडेड टू डिसअलाउ ग्लोबल टेंडर इंक्वायरीज इन सच प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन आई ऑन बूस्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल केंद्रीय सचिवालय, तो ये जो केंद्रीय सचिवालय है हमारा जो दिल्ली में है, मान लीजिए इसमें सारे फर्नीचर का ठेका, वो सारे फर्नीचर का ठेके का कॉन्ट्रैक्ट निकल के आता है 180 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की किसी एक कंपनी को देना है या फॉरेन की किसी एक कंपनी को देना है, तो पहले मिनिस्ट्रीज के पास ये ऑप्शन था कि वो फॉरेन की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे, अब नहीं है।
अब पहले आपको इंडिया के अंदर एमएसएमईज में एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो क्या आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देके टेंडर देके नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप कैबिनेट सेक्रेटरी की प्रायर परमिशन लेंगे पहले, उसके बाद ही आप ग्लोबल टेंडर निकाल सकते हैं। मतलब कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अमेंड करके 200 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर को डिस्करेज किया गया है और डोमेस्टिक टेंडर्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स क्या होते हैं, यहां देखिए। जनरल फाइनेंशियल रूल्स आर अ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी फॉलोड बाय ऑल व्हाइल डीलिंग विद मैटर्स इन्वॉल्विंग पब्लिक फाइनेंसेस। दीज रूल्स आर and orders are treated as executive instructions to be observed by all departments and organizations on the government and specified bodies except otherwise provided for in these rules। मतलब कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके रूल्स और कंपाइलेशन है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, यानी कि पब्लिक फाइनेंसेस, पब्लिक का कोई भी खर्चा, सरकार को चलाने के लिए अगर कोई भी खर्चा होगा तो उस खर्चे को करने से पहले जनरल फाइनेंशियल रूल्स को माना जाएगा। तो ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स के, जो सारे डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन है उससे इन्वॉल्व है, उनको इन जनरल फाइनेंशियल रूल्स को मानना पड़ेगा। तो भाई 200 करोड़ तक का टेंडर निकालना है किसी भी चीज का, चाहे फर्नीचर का, किसी और चीज का, तो पहले आप इंडिया के अंदर प्रोक्योरर्स को ढूंढेंगे। इंडिया के अंदर अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की परमिशन लेंगे और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की परमिशन मिलने के बाद ही आप फॉरेन टेंडर डाल सकते हो। ये नियम कानून निकाला गया है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जनरल स्टडीज पेपर 3 में काम आएगा। और आज की फाइनल न्यूज, पाकिस्तान एक नई इंटेल बॉडी बनाएगी। तो पाकिस्तान ने बोला है कि हम नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो देश के 12 डजन, जो देश के 2 डजन यानी 24 अलग अलग जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको जोड़ के एक नई नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको आईएसआई का चीफ हेड करेगा, आईएसआई का डायरेक्टर जनरल हेड करेगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को सुनना मिला होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा और बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं।